तो जी हाँ जी। अगर यूरिक एसिड 8.9 है जी। तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लाइक पल्सेस वगैरह नहीं खाने चाहिए कि उसके साथ फाइबर फूड खाते हैं तो चलता है? हेमा जी, इसके लिए पहले समझना होगा कि यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या। हम्म। तो यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन जब हमारी बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस पे लेके जाती है तो पहले प्रोटीन जो है सिंपल एमिनो एसिड्स के फॉर्म में टूटता है। अब ये एमिनो एसिड्स जो है ये यूज होते हैं मसल्स के न्यूट्रिशन के लिए। तो जब यस सर। मसल्स इनको एज ए न्यूट्रिशन यूज कर लेती है तो ये मसल्स को स्ट्रेंथ देके और खत्म हो जाती है। लेकिन जब मसल्स इनको यूज नहीं करती, लाइक मैंने अभी 2 कटोरी दाल खाई, ये दाल मेरे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से लिवर पे पहुंचा, लिवर ने इसको सिंपल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स पे तोड़ा और फिर ब्लड में भेज दिया कि ये जाके मसल्स को न्यूट्रिशन दे। हम्म। लेकिन मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं की, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरे मसल्स उसको यूज कर पाए। तो फिर वापस वो वहां से फिर लिवर में आ जाएगा और लिवर उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो जब उस यूरिक एसिड जब उस अमीनो एसिड को लिवर तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करेगा तो उस समय कुछ मात्रा में यूरिक एसिड बनता है। अब ये जो छोटी मात्रा है यूजली मेरी बॉडी रोज के रोज बाहर निकाल देती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। लेकिन जब मैं लगातार फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मेरी मसल्स का न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएगा और मेरा इंटेक ज्यादा होगा। तो उस बीच जैसे एक हाइपोथेटिक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पर डे 5 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड मेरे ब्लड में बनता और मेरी किडनी 5 मिलीग्राम के यूरिक एसिड को फिल्टर आउट कर देती। लेकिन अब 15 मिलीग्राम का यूरिक एसिड मेरी बॉडी में बन रहा है क्योंकि मैं ज्यादातर एमिनो एसिड्स को यूज नहीं कर रहा हूँ, वो सब कुछ आके टूट के यूरिक एसिड बना रहे हैं। हम्म। यहाँ तक समझ आई मेरी बात। यस सर। तो अब ये जो यूरिक एसिड 15 मिलीग्राम बना, ये 5 5 मिलीग्राम तो बाहर निकल गया, 10 मिलीग्राम अब आपके ब्लड में घूमता रहा। तो एक दिन में अगर ये 10 मिलीग्राम घूमता रहा तो 100 दिन में कितना हो जाएगा? 100 मिलीग्राम। यस सर। हम्म? भाई एक दिन में 10 है तो 100 दिन में 100 कहाँ होगा, 1000 हो जाएगा ना। हजारों का सर। तो अब ये जो 1000 मिलीग्राम है ये काफी बड़ी मात्रा हो गई। अब हम्म। जब ये ब्लड में घूमेगा तो ब्लड का जो क्वालिटी है, ब्लड की जो तो मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिस्टर्ब होगी। उस चीज को बेहतर करने के लिए अब मेरा ब्लड जो है इसको कहीं ना कहीं छुपाना चालू करें। तो यूरिक एसिड को छुपाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह बचती है वो होते हैं ज्वाइंट्स। क्योंकि ज्वाइंट्स में एक तरह का फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो इस हम्म। फ्लूइड के भीतर यूरिक एसिड को धीरे 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 डिपॉजिट करने लगता है। और जब ये डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम आने लगती है। प्रॉब्लम। तो प्रोटीन ना खाना क्या सोल्यूशन है? नो सर। प्रोटीन ना खाना क्या सोल्यूशन है इसका? नो सर। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि ये इसलिए मैं इसको इतने सरल तरीके से आपको तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी किसी योगा टीचर फ्रेंड से मिलता हूँ तो ज्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, प्रोटीन इंटेक बंद कर दीजिए। अगर प्रोटीन इंटेक आप बंद कर दोगे तो आपके मसल्स का न्यूट्रिशन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मसल्स आपकी और कमजोर होंगी। हम्म। जब मसल्स और कमजोर होंगी तो डिजेनरेशन और तेज होगा। यस सर। तो अब हमें क्या करना चाहिए बताइए, इसका क्या फिजिकल सोल्यूशन है? एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। हमें क्या करना है, लाइक हमें रोज 5 मिलीग्राम तक का यूरिक एसिड मेरी बॉडी प्रोसेस कर रही थी।
तो मुझे हम्म। कोशिश करनी कि इतना प्रोटीन खाऊं उससे 1 मिलीग्राम भी यूरिक एसिड ना बने। मतलब मैंने जितना प्रोटीन खाया, जितना एमिनो एसिड लिया, सबको मेरा मसल यूज कर ले। तो जब हम्म। मेरा मसल सबको यूज कर लेगा तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम खत्म। अब जो यस सर। बचा हुआ यूरिक एसिड है उसके साथ मुझे क्या करना है वो देखिए। जब मैं सफिशिएंट पानी पीऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, आप सुनते हैं ना, एक एक्सरसाइज होती है पवन मुक्त, या यस फिर सर। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि वात रोग जो है ये पेन लेके आता है। आयुर्वेद हम्म। में ऐसा माना जाता है कि जब टॉक्सिक एयर आपके जॉइंट्स में, मसल्स में अटकती है तो ये आपको पेन फील कराती है, डिफिकल्टी फील कराती है। हम्म। तो अब ये जो यूरिक एसिड है, ये जो कि अभी आपके जॉइंट्स में था, एक्सरसाइज करने से जो जॉइंट अभी आपका सेमी सॉलिड में टर्न हो रहा था, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने यूरिक एसिड को ट्रांसफर करने लगेगा फिर से ब्लड में। हम्म। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि पर डे किडनी 5 मिलीग्राम तक बाहर निकालती है। तो हम्म। अगर मैं लगातार इस प्रोसेस को चालू रखूं, 5-5 मिलीग्राम करके मैं बाहर निकालता रहूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरी बॉडी से बहुत सारा यूरिक एसिड बाहर चला जाएगा और मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। यूरिक एसिड की तकलीफ यूजली आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रियोमेटिज्म में। मेनली रियोमेटाइड अर्थराइटिस में ये देखने को ज्यादा मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं जो रिस्टोर नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी इंसान ये छोटी एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे करता रहे तो उसकी बॉडी थोड़े से प्रोटीन को प्रोसेस करके मसल्स को मजबूत करेगी और जमा हुआ जो यूरिक एसिड है उसको धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। यस सर। तो जब किसी की बॉडी में जितनी तेजी से ये जमना चालू हुआ, पर डे मानो 10 10 मिलीग्राम तक का जम रहा था, तो 1000 दिन में प्रॉब्लम लेके आए। और 5 मिलीग्राम की स्पीड से ये बाहर निकलेगा अगर, तो 2000 दिन लग जाएंगे। यस सर। तो जिस बीमारी को आने में 1000 दिन लगे थे उस बीमारी को जाने में 2000 दिन लगेंगे। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने दिनों तक लगातार कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते, या हम इतने दिनों तक कंसिस्टेंट नहीं रहते कि हम एक्सरसाइज करते रहे, खाने का हम्म। ध्यान करते रहे, तो हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं जाती। लेकिन हम्म। आपने देखा होगा जब भी आप किसी अर्थराइटिस के स्टूडेंट को सिखाने जाते हो तो आप हमेशा देखते हो कि थोड़े दिन के अभ्यास के बाद उसकी मूवमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। हम्म। तो ज्यादा अच्छा फील करने लगते हो, एक्टिव हो जाते हो। लेकिन फिर जैसे ही ये एक्टिव होते खाना पीना फिर गड़बड़ कर देते। हम्म। अभी सर अभी लेकिन जिनको अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए, अब हम्म, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, फिर इसके बाद आप कैसे उसमें डाइट चेंज कराए? चलो वो एक्टिविटी तो कर रहे हैं, तो फिर हम्म। उनका वो प्रोटीन थोड़े टाइम के लिए बंद करें या उनको कैसे, मतलब कि कम कराए, कैसे करेंगे सर? शेफाली जी देखिए, जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप मसल्स को उतना मूवमेंट नहीं दे पाओगे। जब आपके जॉइंट्स मेजरली अफेक्टेड है, मानो आपकी उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, लॉक हो रही हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा, इसी कंडीशन की बात कर रही हैं आप, यही कंडीशन कहना चाह रहे हैं ना हाँ आप जी जब। तो सर, अब हाँ जी ऐसी सर। कंडीशन में मैं बॉडी की मूवमेंट ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं हाँ बॉडी जी। की मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाऊंगा तो मैं जो कुछ भी प्रोटीन खाऊंगा वो प्रोटीन फिर से क्या करेगा, नया यूरिक एसिड बनाएगा। हाँ जी सर। तो जब तक मैं बॉडी की मूवमेंट को इम्प्रूव ना करूं तब तक मुझे प्रोटीन का जो है वो बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है सर। सर तो मेरे पास एक्चुअली एक लेडी आती थी, उनकी फिंगर्स, जो आप अभी कंडीशन बता रहे हैं सेम ये कंडीशन थी, उनकी फिंगर्स बहुत ज्यादा मुड़ी हुई थी, उनके मतलब कलाई की भी हड्डी बाहर आने लग गई, और हर जो जॉइंट्स के अंदर उनको प्रॉब्लम थी। तो सर फिर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो काफी टाइम से प्रोटीन शेक ले रही थी, तो प्रोटीन शेक के कारण उनको काफी बेनिफिट भी हुआ है। बट अभी क्या है, जो
समझ में आया था सर पढ़ पढ़ के कि ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ रहा है और जॉइंट्स के बीच में जा रहा है। तो तब उनको मैंने बोला था कि आप सबसे पहले भी थोड़ा टाइम प्रोटीन शेक बंद करो और धीरे धीरे। लेकिन अब सर जैसे वो मुझसे अब पूछते हैं कि भाई आपने उस टाइम तो जैसे प्रोटीन वाली चीजें दाल वगैरह थोड़ी कम की थी, पर अब स्टिल अब क्या करना है सर, क्योंकि अब उनकी फिंगर्स मुड़ने लग गई हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, अब थोड़ा उंगलियां सीधी हो जाती हैं। और पहले वो चल भी नहीं पाती थी, मतलब अब वो बिना स्टेयर्स को, मतलब कोई सपोर्ट के बिना वो सीढ़ियां उतरने लग गई हैं, चढ़ने लग गई हैं। तो सर मुझे अब आगे क्या करना है उसके लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए आप खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे रहे हो कि पहले, मानिए एक हाइपोथेटिक एग्जांपल से देखते हैं कि पहले वो लेडी जो है एक कटोरी दाल नहीं पचा सकती थी, है ना, एक कटोरी दाल का प्रोटीन नहीं यूज कर सकती थी, तो हमने उनको एक कटोरी दाल बंद कर दी। अब वो 3 कटोरी दाल के प्रोटीन को आसानी से प्रोसेस कर सकती है, तो हमें क्या करना है, उनको 3 कटोरी दाल दे देना है। समझ गए आप मेरी बात? कंफ्यूजन है? देखिए, अब जब वो फिजिकली एक्टिव है, मेहनत कर रही है, मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए तभी तो मसल्स मजबूत होंगी। तो हमें ऐसे प्रोटीन सोर्सेस पे जाना चाहिए जो नेचुरल हो और जिनको हमारी बॉडी आसानी से प्रोसेस कर सकती है। तो एकदम से सिंथेटिक प्रोटीन पे जाने की बजाय अगर हम नेचुरल प्रोटीन सोर्सेस पे जाएंगे, स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाएंगे अगर, तो ये प्रोटीन जो है सिर्फ पल्सेस नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें छोटी मात्रा में प्रोटीन होता है। लाइक रोटी में भी प्रोटीन है थोड़ा बहुत, आप अगर मूंगफली खा रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है, बादाम खा रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है, दूध में भी है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जिन खाने में प्रोटीन का मात्रा थोड़ा ज्यादा है, उन खाने को थोड़ी मात्रा में अपने खाने में बढ़ाते हैं। और ये हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इसको समझने का तरीका ये है कि जब हम प्रोटीन खाएं और मेहनत करें तो हम थकान कम महसूस करें। जब कोई इंसान सफिशिएंट प्रोटीन न्यूट्रिशन में होगा उसको थकान नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल से मैं अपने हाथ को ऐसे 10 बार ऊपर नीचे करता हूँ, तो मेरे मसल की हेल्थ ऐसी है कि 10 बार में इसको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 200 बार ऐसे ऊपर नीचे करने लगूं तो क्या होगा, मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी। क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि शायद मेरे मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप में से कोई ऐसा होगा जो 2000 बार ऐसे कर ले उसको तकलीफ नहीं होगी। ठीक, अब जो 2000 बार कर रहा है और जो 200 बार कर रहा है, दोनों में प्रॉब्लम कहाँ है? दोनों के एक्सक्रीशन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। जो 200 बार में थक जा रहा है उसका एक्सक्रीशन मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, और जो 2000 बार कर ले रहा है उसका एक्सक्रीशन मैकेनिज्म अच्छा है। तो जब भी हम किसी को प्रोटीन इंटेक ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को देखते हैं, तो उसके एक्सक्रीशन मैकेनिज्म को भी हमें बढ़ाना होगा। एक्सक्रीशन मैकेनिज्म हमारी बॉडी में मेजरली 2 तरीके से काम करता है। एक तो हमारा जीएफआर है कि हमारी बॉडी पर मिनट कितने एमएल ब्लड को प्रोसेस कर रही है। तो आइडली ये 80, 90, 100, 125 तक ब्लड को प्रोसेस करने की हमारे किडनी की क्षमता है। किसकी किडनी कितनी बेहतर स्थिति में उतना उसकी किडनी प्रोसेस करेगी। अप्रॉक्स 125 ml पर मिनट, ये नेचुरल जीएफआर का जो मैक्सिमम रेंज है वो ये है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये जीएफआर 125 से 180 तक भी हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल कंडीशन में आपको बताता हूँ, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि फीमेल्स को यूरिन आउटपुट थोड़ा ज्यादा होता है ना। औसत अगर कोई फीमेल 6 बार यूरिन के लिए जा रही थी, तो प्रेगनेंसी फेज में उसको हो सकता है कि 9 बार जाना पड़े। तो ये जो 3 बार बढ़ा, ये उसके जीएफआर रेट बढ़ने की वजह से हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर फीमेल पानी पीना कम कर दे तो क्या होगा? दिक्कत बढ़
फायदा होने की जगह नुकसान होने लगेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी को मसल सप्लीमेंटेशन करते हैं या कोई ऐसा सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो उसकी बॉडी में इम्प्योरिटीज को बढ़ा सकता है, तो उस समय हमें हमारे एक्सक्रीशन मैकेनिज्म को भी बूस्ट करना होगा। तो जब एक्सक्रीशन मैकेनिज्म बूस्ट हो जाएगा, तो अगर मानिए 2 4 5 मिलीग्राम तक का एक्सेस टॉक्सिन भी बॉडी बना ले गई, क्योंकि हर रोज तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी उस टॉक्सिन को बाहर निकाल दे, ना कि उसको बॉडी में फिर से डिपॉजिट करे। तो अगर इस रेशियो से आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओगे, तो आप देखोगे थोड़े समय बाद उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी और उनके खाने में एवरेज प्रोटीन भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये एवरेज प्रोटीन क्या है, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक औसत हेल्दी इंसान को उसकी उम्र, वजन, हाइट के हिसाब से 60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के बीच की प्रोटीन की जरूरत होती है। 60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है पर डे। अब अगर किसी को मैं 30 ग्राम प्रोटीन पर डे दे रहा हूं और उससे मेहनत में 50 60 ग्राम वाले के करीब करा रहा हूं, तो क्या उसका 30 ग्राम प्रोटीन कुछ भी इम्प्योरिटीज रखेगा क्या? आपको लगता है कुछ भी इम्प्योरिटीज बचेगी? क्योंकि वो मेहनत 60 ग्राम के बराबर कर रहा है और खा बेचारा 30 ग्राम रहा है। तो उसकी बॉडी 30 ग्राम को तो प्रोसेस कर लेगी, बाकी का जो एडिशनल डिपोजिशन है वो उसको भी बाहर निकालेगी। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि कितना आप खा रहे हो और कितना आप मेहनत कर रहे हो। शेफाली जी, आप शायद मेरी बात भूल रही है। मैंने एक बार कहा था कि जो इंसान जितना ज्यादा खाएगा उसको उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। याद है हाँ ये जी मुझे सर, आपको? याद है सर, याद है सर, सर याद है। तो अब अगर आप उनको फिर से प्रोटीन पे डालना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन पे जब डालेंगे तो पहले मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ इनकी मेहनत बढ़ रही है, वैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन अगर उनकी लाइफ में आप ऐड करते जाओगे तो चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। हाँ जी सर। तो यही बहुत सरल तरीका है किसी भी इंसान को अपने मसल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। सर एक क्वेश्चन हम पूछे। हाँ पूछिए। सर जैसे वो बोलते हैं हड्डी बढ़ती है, तो सर क्या है उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है क्या? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। हड्डी बढ़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। अब ये कैल्सिफिकेशन जो है दो कारणों से होता है। एक तो इंडोक्राइन डिस्टर्ब होने से, दूसरा एक्सक्रीशन कॉम्प्रोमाइज होने से। तो अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम को प्रोसेस करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं होगा, तो दिक्कत क्या होगी? उसके बॉडी में कैल्शियम जो है वो बोन्स को स्ट्रेंथ देने की बजाय अलग तरीके से प्रोसेस होगा। अब इसको अगर शरीर निकाल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैल्सिफिकेशन होने लगेगी। समटाइम ये ऑटो इम्यून रीजन से भी होता है, समटाइम ये इंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से भी होती है। तो अगर कोई अपने कैल्स्ट्रोनिन हॉर्मोन्स को बेहतर कर ले, अपने इंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव कर ले, तो उसमें ये कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका पर डे का एक्सक्रीशन मैकेनिज्म भी अच्छा हो। अभी जैसे मैं एक्सक्रीशन मैकेनिज्म पे बात कर रहा था, तो मैंने एक जीएफआर रेट तो आपको समझाया, लेकिन साथ साथ मसल्स का जो एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है वो बेस्ड है आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे। तो अगर किसी इंसान का लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो मेहनत उतनी मात्रा में नहीं कर पाएगा, उसको तकलीफ होगी। जैसे सर अगर बॉडी में नहीं हो, जैसे किसी के माथे की हड्डी बढ़ गई हो,
है ना, सिर की, आंखों के ऊपर की तरफ जी, से जी। सिर की, फोरहेड की। तो सर उसको क्या किया जाएगा सर? देखिए, आपके घर में किसी भी कमरे में अगर गंदगी होगी, या मानो एक चूहा मर गया आपके घर में, ठीक, तो वो किचन में मरा चूहा, लेकिन आप अपने बेडरूम में बैठ के उसकी बदबू को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसलिए माथे की हड्डी बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल माथा नहीं है। माथा तो वो जगह थी, क्योंकि चूहे किचन में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, तो इसलिए किचन में मर गया चूहा। दिक्कत तो पूरे शरीर में थी, इसलिए ना माथे की हड्डी बढ़ी। तो प्रयास भी हमें पूरे शरीर पे करना है। सर एंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या ब्रेन रिलैक्स ये क्या क्या करना चाहिए? इंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सवाल बड़ा अच्छा है आपका भी। बट इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सबसे बाद का सिस्टम है। सर अगर आपने दो आप रीजन बताया कि एक तो एक्सक्रीशन और दूसरा एंडोक्राइन। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप इंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती हैं? अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या इंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगी? सर लेकिन इन इंटरनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी एंडोक्राइन सिस्टम का इटसेल्फ ही अच्छा होना जरूरी है। जब इन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रयास करोगे, तो इंडोक्राइन सिस्टम भी धीरे धीरे साथ साथ इम्प्रूव होने लगे। और सर ब्रेन से भी इसका एक गहरा कनेक्शन है, तो ब्रेन रिलैक्स करने से भी इसका कुछ बेनिफिट होगा? आपसे ये सवाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए इसको डिकोड करते हैं, तब समझ में आएगा। मेरे शरीर को रोज, चलिए मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज से समझाता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, उसका एवरेज बहुत गंदा है, तो मुझे 6-7 किलोमीटर का एवरेज मिलता है मान लीजिए। मुझे 600 किलोमीटर जाना है, तो मुझे 100 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाएगा। सही बात है। करेक्ट। अब ये 100 लीटर पेट्रोल अगर मेरे पास है, तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा 600 किलोमीटर जाने के लिए। यस सर। नहीं तो मैं क्या करूंगा? सर उतना नहीं जाएंगे या उसको बढ़ाना, भाई अपना जाना तो सिस्टम है ही है ठीक करना मुझे, पड़ेगा, तो मैं अपनी गाड़ी एवरेज ना ले बढ़ाना जाके पड़ेगा। मैं कैब ले लूंगा, या हो सकता है मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूँ, राइट। यस सर। अब 600 किलोमीटर जाने के लिए मुझे एक तरफ तो 100 लीटर पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा था। अब मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया और मानो हर किलोमीटर के लिए मुझे 10 रुपए भी देने पड़े, तो भी मेरी यात्रा सस्ती हुई कि नहीं? यस सर। सर तो ठीक यही चीज हमारी बॉडी के साथ भी होता है। मेरी बॉडी को चलाने के लिए मानो पूरे दिन भर में 2500 कैलोरी चाहिए थी, और ये 2500 कैलोरी मैंने अपने खाने से नहीं बनाई, या मेरी बॉडी ने मुझे, मैं खाना तो खा लिया 3500, लेकिन फिर भी मेरे सिस्टम ने 2500 किलो कैलोरी जनरेट करके नहीं दी। तो क्या होगा? मेरा शरीर स्लो हो जाएगा। यस सर। लेकिन फिर अचानक से कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जिसमें मेरी बॉडी को मजबूरी में काम करना, तो फिर मेरी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी तो है नहीं उसके पास, तो एनर्जी उधार लेगी। एनर्जी उधार लेगी तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई उधार देगा। तो मेरी बॉडी जब उधार लेगी एनर्जी, तो एक हार्मोन बड़ा प्यारा सा आएगा, कार्टिसोल। वो आएगा और आके क्या बोलेगा? कोई बात नहीं भाई, तेरे पास एनर्जी नहीं है, कोई बात नहीं, ये ले, मैं एनर्जी देता हूँ, तू कर काम। तो मैं उस इमरजेंसी सिचुएशन को क्या करूंगा?
सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा बिना एनर्जी के। अब मैंने एक बार जब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो मैं क्या होऊंगा, धीरे धीरे आदती हो जाऊंगा उधार मांगने का। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 50 बार तो मेरी बॉडी मुझे बहुत आसानी से उधार दे देगी। लेकिन जब मैं बार बार उधार लेने लगूंगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी धीरे धीरे उस उधार के बदले कुछ खराब करने लगेगी। और ये खराबी है इंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम से ही मैं ये उधार ले रहा था ना। तो जब मैं किसी का अति से ज्यादा यूज करूंगा तो डिटोरिएशन वही आना है। तो जब भी कोई इंसान कम वो एनर्जी में, बात, वो सिस्टम खराब होने लगेगा। हाँ भाई एक बात बताइए, मैं गाड़ी अगर ज्यादा यूज कर रहा फिर हूँ, उसको ठीक करने के लिए क्या करें? एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना बॉडी को, उधार नहीं लेना पड़ेगा। मेरी गाड़ी जो है, मैं बहुत ज्यादा बुरा चला रहा हूँ, मेरे कोई भी फ्रेंड आ रहे हैं, चाबी उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कोई कहीं गड्ढे में जंप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मेरी गाड़ी खराब होगी। अब जब मेरी गाड़ी खराब होने लगी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अब वो ठीक कैसे होगा, बहुत सिंपल है। या तो मैं उसको सर्विस सेंटर लेके जाऊं और पैसे खर्च करूं और बोलूं भैया बना के दो, या दूसरा तरीका क्या है, मैं उसको कम यूज करूं तो कम खराब होगा। तो कम यूज करूं अगर मैं बॉडी की, तो बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो मैं क्या हो जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा, सुस्त हो जाऊंगा। और अगर मैं बॉडी को ज्यादा यूज करना चाहता हूं तो मुझे उसको सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। हमारी बॉडी का सर्विस सेंटर कौन है, कौन है हमारी बॉडी का सर्विस सेंटर? सर हार्ड वर्क करना। नहीं भाई, नींद है हमारी सर्विस सेंटर ना। अगर मैं नींद अच्छे से नहीं लूंगा तो मैं मेहनत कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से सोना चालू करूंगा। और जब मैं अच्छे से सोने लगूंगा तो मेरी बॉडी एनर्जेटिक होने लगेगी। अब इस एनर्जी को मैं अगर यूज ना करूं तो फिर वहीं मैं पहुंच जाऊंगा। तो किसी भी इंसान को अगर उसके एंडोक्राइन सिस्टम को इंप्रूव करना है तो एक पूरे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा कि सर्विस सेंटर पे उसकी सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर जब वो गाड़ी में पेट्रोल डलाए तो पेट्रोल भी अच्छा होना चाहिए। कई बार आप देखते हो ना कि आप जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहे हो वो कुछ मिलावट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होगा। तो आपको पेट्रोल भी अच्छा लेना है। फिर जब पेट्रोल अच्छा ले लिया तो फिर चलाना भी आपको अच्छे से है। अगर आप अच्छे से नहीं चलाओगे तो आपकी गाड़ी फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो अपनी कार को अपनी समझ के चलाना चाहिए। आप देख रहे हो कि सामने स्पीड ब्रेकर है तो आपको आराम से निकलना है वहां से। ऐसा नहीं कि स्पीड ब्रेकर क्या फर्क पड़ता, दर 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 निकल रहे हो। तो जब आप अपनी बॉडी का बेहतर यूज करोगे, बेहतर फ्यूल डालोगे और अच्छी रिपेयरिंग होगी आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। ठीक है। तो यूज है मेहनत, यूज जो है वो आपकी मेहनत है। अच्छा फ्यूल आपका खाना है, और अच्छी सर्विसिंग मतलब आपकी अच्छी गहरी नींद है। तो अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम पे बेहतर काम करना चाहते हो तो किसी एक चीज को भी इग्नोर करने से फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। सर जी अ, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए प्रेगनेंसी के बारे में पूछूं? पूछिए। अगर सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे का सिर बड़ा हो रहा है, यानी साइज बड़ा है सिर का, तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? सवाल तो बड़ा अच्छा है दीपाली जी। हेड का सरकमफेरेंस जो है, अगर वो फीमेल की पेल्विक कैविटी से बड़ा हो गया तब तो नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी। जैसे एग्जाम्पल से समझे अगर, तो मेरे हाथ
में ये मैंने 2 उंगलियां मिला के एक इतना बड़ा छेद बनाया। अब मैं इस छेद से अपने हाथ को ऐसे डालने की कोशिश करूं तो हाथ निकलेगा क्या? नहीं ओके। निकलेगा ना। हाँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं और फिर ऐसे लेके जाऊं तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या, हाथ वही था, स्पेस बड़ा हो गया, हाथ आसानी से पार हो गया। ओके। अब ये स्पेस यही है, अब मैं ये निकाल रहा हूं तो बड़ा आसानी से निकल रहा। हाँ। ओके। तो या तो हेड का साइज छोटा हो, पेल्विक कैविटी बड़ी हो, या हेड का साइज बड़ा हो तो पेल्विक कैविटी भी बड़ी हो। पेल्विक कैविटी हम कैसे पता करते हैं कितनी बड़ी है कितनी छोटी है? सर, एक्सरसाइज करके या फिर कैसा के? एक्सरसाइज करके आप स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दोगे। हाँ, वो तो वैसे ही रहेगा ना सर फिर। एग्जैक्टली तो अगर किसी की पेल्विक कैविटी पहले से बड़ी है तो हाँ। बड़े हेड का बच्चा भी आसानी से निकल आएगा। ओके। लेकिन अगर किसी की पेल्विक कैविटी पहले से छोटी है हम्म। तो बड़े हेड का बच्चा निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो सर सीधे। पर आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता करेंगे कि ये बड़ी है कि छोटी, वो उसका आंसर क्या होगा? भाई उसके लिए मैं बताया तो हूँ, आप शायद मेरे प्रेगनेंसी क्लास में नहीं हो, पर दीपाली तो रही है प्रेगनेंसी क्लास का हिस्सा। हम्म। पेल्विक कैविटी को मॉनिटर करते हैं सर्विक्स की लेंथ से और उसके बाद डायलेशन से। तो अगर यस सर। किसी, अब जैसे इसको और, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी क्लास नहीं अटेंड की, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझिए। एक फीमेल है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कौन सा साइज का मेंस्ट्रुअल कप अच्छा है? कैसे पता करोगे? मेंस्ट्रुअल कप अलग अलग साइज के आते हैं ना, पता तो है। मेल जो जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप आपको स्मॉल साइज का भी मिलता है, लार्ज साइज का भी मिलता है, मीडियम साइज का भी मिलता है। अब ये ब्लड फ्लो। मीडियम साइज का मेंस्ट्रुअल कप कौन फीमेल यूज करेगी, लार्ज साइज का मेंस्ट्रुअल कप कौन फीमेल यूज करेगी, या स्मॉल साइज का मेंस्ट्रुअल कप कौन फीमेल यूज करेगी, ये कैसे पता चलता फ्लो के हिसाब से हेवी फ्लो हो तो। है? भाई हैवी फ्लो तो पूरी तरह से इंडोमेट्रियम बेस्ड है ना। हम्म। इंडोमेट्रियम अगर आपकी ढंग से टाइमली टूट गई तो ज्यादा फ्लो होगा। हम साइज कैसे पता करें? पेल्विक कैविटी के हिसाब से। पेल्विक कैविटी तो भाई वो तो बोन है, बोन हाँ। में तो नहीं जा रहा है ना ये मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप नहीं। कहाँ जा रहा है? मेंस्ट्रुअल कप तो वेजाइनल कैविटी में जा रहा है ना। वेजाइनल, हाँ हाँ सर। तो जब वेजाइनल कैविटी पे मेंस्ट्रुअल कप लग रहा है तो वेजाइनल कैविटी का जो माउथ है, जो हाँ। पैसेज है, वो तो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही होगा, 4 से 6 इंच का। दीपाली जी, वो यस सर। 4 से 6 इंच का ही होगा ना, कि यस सर। ये भी किसी का छोटा बड़ा होगा। नहीं। तो 4 से 6 इंच की वेजाइनल कैविटी थी। तो आखिर मेंस्ट्रुअल कप उसमें फिर हम किस चीज को ध्यान में रख के बनाएंगे? मेंस्ट्रुअल कप का हेड कहाँ जाके अटकता है, किसको कवर करता है? सर, कोई और भी बता सकता है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो, क्योंकि जब तक चीजों को आप समझोगे नहीं ना, तब तक वो बार बार कंफ्यूज करते रहेंगे। और ये दीपाली जी का कंफ्यूजन मुझे लगता है कि आना ही नहीं चाहिए था, पर आया है तो ये अब दोबारा तो कभी नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप का हेड जो है, जो उसका माउथ है, वो किसको कवर करता है? सर्विक्स को, बिल्कुल। सर्विक्स एक्चुअली सर मैं वही बताने वाली थी, हाँ, लेकिन मैं मुझे लगा क्यों तो कंफ्यूज हो गई फिर से। अब आपने ये तो पढ़ा है ना कि सर्विक्स का साइज छोटा यस। बड़ा होता है। यस सर। तो जिसका सर्विक्स छोटा होगा उसको छोटा मेंस्ट्रुअल कप चाहिए, जिसका सर्विक्स बड़ा होगा उसको बड़ा मेंस्ट्रुअल कप चाहिए। यस सर। क्लियर? हम्म। ठीक उसी तरीके से सर्विक्स के पहले बोन होती है। तो अगर किसी का सर्विक्स छोटा है तो वो कम डायलेट होगा, किसी का सर्विक्स हम्म। बड़ा है तो ज्यादा डायलेट होगा। हम्म। घर के बाहर जो हम अपना मेन डोर लगाते हैं, आजकल फैशन है ना वो बड़े बड़े दरवाजे लगाने का। हम्म। तो बड़ा दरवाजा लगा है तो 7 फीट का आदमी भी आराम से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और
5 फीट का आदमी भी आराम से अंदर आ जाएगा। लेकिन पहले कुछ और थोड़ा पहले जाओ तो 5 साढ़े 5 फीट के दरवाजे होते थे। अगर कुछ लोग 60s के बने हुए घर देखो या और थोड़े पहले पुराने घर देखो, जो मतलब 47 47 में बने हुए घर होंगे, उनका जो मेन एंट्रेंस होता था वो 5 साढ़े 5 फीट के करीब का होता। तो 5.5 फीट के एंट्रेंस में 5.5 फीट वाला तो गर्दन सीधी करके जाएगा, लेकिन उससे बड़ा इंसान गर्दन नीची करके जाएगा। हम्म। बच्चे को तो नहीं पता ना कि सर छोटा करके जाना है। तो इसलिए सर्विक्स की लेंथ अगर अच्छी है, प्रोप्रिएट है, तो पेल्विक बोन की लेंथ जो है वो मैटर करती है। तो पेल्विक बोन की लेंथ को हम इंटरनल एग्जामिनेशन से मॉनिटर करते हैं। वो जब डॉक्टर इंटरनल चेकअप करती है ना, यूं करके जब उंगलियां फैलाती है, हाँ हाँ। तो पता चलता है कि पेल्विक कैविटी कैसी है। ओके। तो अगर डॉक्टर ने इंटरनल एग्जामिनेशन करके बोला है कि पेल्विक कैविटी अच्छी है, बच्चे का हेड निकल आएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर ने इंटरनल ओके। एग्जामिनेशन करके बोला कि नहीं पेल्विक कैविटी छोटी है, तो नहीं हम्म। निकलेगा। अब ये डॉक्टर क्यों करे, ये तो आप भी कर सकते हो। हमने बताया था कैसे सर्विक्स एग्जामिन करना है, कैसे चीजें करना। यस सर। क्लियर? यस। ठीक है दीपाली जी। ओके। लेकिन बड़े सर का बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है। हाँ। अच्छा। बड़ा सर हुआ कैसे? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हिमांशु बोल जी रहा हूँ। मंजू। सर जैसा कि आपने बताया था इसका एक्सक्रीशन आंसर बड़ा सर एक्सक्रीशन हुआ सिस्टम के कैसे? बारे में। सर अभी आप एक्सक्रीशन सिस्टम और उसके बारे में बता रहे थे, प्रोटीन के बारे में। जी। हाँ सर अगर मान लीजिए कोई किसी का एक्सक्रीशन सही ना हो रहा हो और प्रोटीन ज्यादा जा रहा हो, तो शरीर में गांठें भी बनती हैं क्या, जिन गांठों में दर्द नहीं होता और छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं पीठ पे, साइड्स आप में। प्रोटीन यूरिया की बात कर रहे हैं, लाइपोमा वाली कंडीशन में, राइट? तो इसका भी रिलेशन एक्सक्रीशन के साथ है ना सर? अगर हिमांशु, प्रॉपरली एक्सक्रीशन नहीं सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। नहीं हिमांशु देखिए, हाँ जी। और मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया। अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन ऑन करके बोलिए ना, वो थोड़ा आपकी लिप से चीजें समझ में ज्यादा आ जाएंगी। अच्छा अच्छा सर, हाँ मैं बोलिए। बोलता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप जो थोड़ा आपने माइक ऊपर कर लीजिए। एक्सक्रीशन सिस्टम और अभी आपने प्रोटीन्स के बारे में बताया ना सर, हाँ। तो इसका जो इफेक्ट है, जो शरीर में गांठें बनती है, जो आपने बीमारी का नाम भी बोला, क्या उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है क्या? प्रोटीन्स और एक्सक्रीशन का ढंग से नहीं साफ होना, नहीं काम करने की वजह से ये गांठें बनती हैं क्या शरीर में छोटी छोटी? देखिए हिमांशु, जब भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सही से यूज नहीं होगा और किसी एक जगह जाके इकट्ठा होगा, मतलब मानो एक आपने एक झोला लिया है, जिस झोले में जो भी गंदगी मिल रही है सब डालते जा रहे हो, तो वो क्या होगा, झोला कुछ देर बाद गंदगी से भर जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ स्पेस ऐसा बनता है जहां पे बॉडी का टॉक्सिन ला ला के बॉडी डिपॉजिट करने लगती है, तो ये गांठ बन जाती है। इसको वापस रिवर्स करने का तरीका नहीं है, इसको सर्जिकली काट के ही हटाया जा सकता है। क्योंकि हम्म। आपने झोले में गंदगी भर ली है, अब क्या करोगे? अब तो झोला ही आपको खाली करना पड़ेगा ना। या तो आप कूड़े वाले भैया आते हैं उनकी गाड़ी में खाली करो, या फिर किसी ऐसी जगह पे डिस्पोज करो जहां पे वो कूड़ा बायोडिग्रेडेबल हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो कूड़ा आपने झोले में भर के रखा है, तो झोला परेशान ना भी करे, अगर आपको मानो सूखा कूड़ा बदबू ना भी आए, तो कूड़ा तो एज इट इज झोले में भरा रहेगा। Yes, yes, yes. तो इसलिए झोले का निदान करना पड़ेगा, कूड़े का निदान नहीं। तो सर ये इट कैन बी बिकम अ कैंसर इन फ्यूचर, अगर अगर इस पर नहीं इलाज किया गया टाइम से, तो हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि क्लाइंट बहुत डरा हुआ था, क्लाइंट कह रहा है कि लगातार बढ़ता मोस्ट जा ऑफ रहा है। टाइम देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसी हाँ चीजें जी। नॉन कैंसरस डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ओके। ये कुछ बॉडी के वेस्ट से कलेक्टेड होती है। पर सम टाइम ये कैंसरस सेल डेवलपमेंट भी हो सकती है। बट ये जब अगर ग्लैंड्स में डेवलपमेंट हो या कुछ स्पेसिफिक सेल्स में डेवलपमेंट हो, तो ये कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर डेवलपमेंट का नतीजा है। बाहर से तो हम देख के नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये सेलुलर डेवलपमेंट है या कुछ कलेक्शन है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा,
उस सेल्स को थोड़ा सा वहां से प्रोक्योर करके उसको एग्जामिन करके देखे क्या इसमें कैंसर सेल तो नहीं डेवलप हो रही, है ना। इसी इसी प्रोसीजर को बायोप्सी बोलते हैं। तो जब उसकी बायोप्सी हो जाएगी तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये कैंसरस डेवलपमेंट है या नॉन कैंसरस डेवलपमेंट। क्योंकि नेचुरल कंडीशन में कोई भी इंसान कूड़ा इकट्ठा करके घर में नहीं रखता। तो जब बॉडी यस। अगर कूड़ा इकट्ठा करके रख रही है तो भी नॉर्मल नहीं है, और मानो उसके सेल्स का डेवलपमेंट हुआ तो भी नॉर्मल नहीं है। तो इसको जब तक आप इन्वेस्टिगेट ना कर लो तब तक कुछ इस पे कमेंट करना समझदारी नहीं होती। जैसे ये आप तो जो कह रहे हो इसको बहुत ज्यादा इजी लोग रिलेट कर पाएंगे फीमेल्स में। फीमेल्स में ब्रेस्ट में अक्सर गांठें बन जाती हैं। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर हो तो ये बहुत फ्रीक्वेंट उसको एक्सपीरियंस होता है। अब ये गांठ बनना समटाइम कैंसरस सेल डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये फाइब्रोसिस होता है, अकड़न होती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो जब अगर ऐसा कुछ हुआ किसी फीमेल ने मानो थोड़े दिन विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन लिए, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन वगैरह की और वो खत्म हो गया तो कैंसरस नहीं था। लेकिन अगर नहीं खत्म हुआ मतलब फाइब्रोसिस ज्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसको मैमोग्राफी करके चेक करेंगे कितना बड़ा हुआ। मैमोग्राफी में भी अगर हमें लगा कि नहीं यार ये मैलिग्नेंट नहीं दिख रहा है तो फिर उसकी बायोप्सी करके देखेंगे, या फिर C125 वाला टेस्ट करके देखेंगे। तो उसको जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तब तक उस पर कोई भी टिप्पणी करना मेच्योरिटी नहीं। थैंक यू सर। जी। सर मेरा सवाल हाँ हाँ प्लीज वो प्लीज। बच्चे का। बच्चे का हेड बड़ा कैसे होगा? हाँ। भाई बच्चे का हेड जो है वो सही तरीके से उसका पोर्टल सर्कुलेशन जब काम नहीं करेगा तब उसका हेड बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे की जो मेच्योरिटी है ब्रेन समझता है वो उसके ब्रेन के विकास से। जब दिमाग ये पता करता है कि कब बच्चे को डिलीवरी के लिए तैयार करना है तो पहले क्या देखता है कि इसका दिमाग सही से विकसित हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो जब बॉडी में जो यूटेराइन आर्टरी का फ्लो है या जो प्लेसेंटा से अम्बाइलिकल आर्टरी का फ्लो है वो फ्लो अच्छा नहीं होगा तो बॉडी सर्वाइवल के लिए ब्रेन को बड़ा कर लेगी जिससे बच्चे का आसानी से डिलीवरी हो जाए। अच्छा सर, और एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो गया तो भी ये इसका रीजन हो सकता है? भाई जब भी बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है तभी ये प्रॉब्लम आएगी। ओके। अब एम्नियोटिक फ्लूइड कम होना मतलब बच्चे का न्यूट्रिशन डिक्रीज होना ही है। हाँ। एम्नियोटिक फ्लूइड तो बच्चा पी रहा है ना। हाँ। जब कम होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि भाई मेरे पास खाना कम है। ओके। और सर अगर जो प्रेग्नेंट मदर है, वो जो बच्चे की मदर, वो एक्टिव है, वो सब अच्छे से योगा कर रही है तो फिर तो भी। बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ओ। अच्छा। अगर माँ बहुत एक्टिव है इसका मतलब है कि माँ ग्लूकोज से चल रही है, माँ के पास एनर्जी मिल रही है, लेकिन बच्चे हाँ। को सही एनर्जी नहीं मिल रही है। होता क्या है कि माँ के खून में जब ग्लूकोज के कंपोनेंट ज्यादा होते हैं तो प्लेसेंटा ना बड़ा चालाक होता है। ऐसे समझो कि माँ मानो मिठाई खाई, कोई मिठाई पच के जब ब्लड में गया तो प्लेसेंटा बोलेगा नहीं नहीं मीठा नहीं लेना भाई गड़बड़ हो जाएगा। माँ ने मानो अच्छा प्रोटीन खाया, अंडे खा लिए या उसने पनीर खा लिया या दूध पी लिया या दालें खाई, कुछ ऐसा अच्छा प्रोटीन खाया, वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए, तो प्लेसेंटा क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है सो दैट बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिले और बच्चा सही से आगे बढ़े। तो जब माँ के पास सही न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो माँ का क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, माँ एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाएगी, बच्चा कमजोर हो जाएगा। कई केसेस में आपने देखा होगा जहां माँ बहुत एक्टिव एनर्जेटिक होती है लेकिन बच्चा कमजोर हो जाता है। इसी चीज को ठीक उल्टा करने के लिए नेचर एक चेंज लाती है माँ की बॉडी में, वेसोडायलेशन। पढ़ा है ना हमने कि माँ का हाँ। बीपी कम हो जाता है। तो माँ का बीपी कम होगा तो माँ क्या होगी, लो हो जाएगी।
और बच्चा हाई हो जाएगा। जब किसी इंसान का बीपी कम होता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ। तो नेचर जानबूझ के माँ का बीपी स्लो करता है जिससे माँ थोड़ी स्लो हो जाए। अच्छा। और सर बच्चे का वेट भी बहुत ज्यादा है, तो इसका तो मतलब कि 3 किलो है। बच्चा गलत न्यूट्रिशन से बड़ा हुआ है। जब प्लेसेंटा ने देखा कि इसकी माँ बेवकूफ है, सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लूकोज दे रही है, तो बहुत सारा ग्लूकोज लेना चालू कर दिया उसने, और उसने अपना वजन बढ़ा लिया, जैसे अक्सर हम लोग करते हैं, बहुत सारा ग्लूकोज खा के मोटू हो जाते हैं। अच्छा, तो सर क्या अब उनका योगा लेना चाहिए कि नहीं अब? भाई अगर 38 वीक कंप्लीट हो गए हैं तब तो सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा। अगर एक आध दो हफ्ते बचे हुए हैं तो माँ को लाइट एक्टिविटीज करा सकते हो। कितना टाइम हुआ? उनको अभी 1 मई को, यानी उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट से 1 मई को उनका डिलीवरी ड्यू डेट था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और डॉक्टर भी ऐसे कुछ बोले नहीं सी सेक्शन ही होना होगा कि नहीं, ऐसा। वो बोले नॉर्मल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सोनोग्राफी की डेट और उनकी जो एलएमपी की डेट है, दोनों हाँ। वेरी कर रही होंगी, इसलिए हाँ ये सर। कर रही है। सोनोग्राफी के हिसाब से तो बच्चा बड़ा हो गया, हाँ। लेकिन जो ड्यू डेट है उस हिसाब से अभी बच्चा मिच्योर नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ये डॉक्टर वेट कर रही है कि कम से कम बच्चा वो बेसिक इम्यूनिटी गेन कर ले जिससे उसको एनआईसीयू की जरूरत ना हो। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में माँ को थोड़े रेगुलर बेसिस पे एनएसटी करते रहना चाहिए, या बच्चे की मूवमेंट्स को मॉनिटर करता रहना चाहिए। हाँ। पानी का अच्छा ध्यान रखना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए, तो बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। और हाँ, माँ का ब्लड प्रेशर भी रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। ओके। ठीक है दीपाली जी? यस सर। लेकिन वो तो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं सर, एकदम एक्टिव। तो तो उनका भी डांटो, कम करूँ क्या? हाँ। डांटो उनको। कब आप तो कितनी एक्सपीरियंस मदर हो, आपको हाँ। पता है कि जब डिलीवरी नजदीक आती तो माँ को स्लो होना चाहिए। ओके। अरे ऐसा मदर नेचर जानबूझ के करती है, आपने देखा नहीं है? जब लोगों की यस डिलीवरी सर। नजदीक आती है तो वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, सांस ज्यादा तकलीफ देती है, बॉडी ज्यादा तकलीफ देती है, ज्यादा भागने दौड़ने का मन नहीं करता। फिर हमारे बड़े हम्म। बुजुर्ग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी घर से बाहर मत निकलो, कुछ मिसाफिर हो जाएगी, सीढ़ी मत चढ़ हाँ। करो। क्यों कहते हैं ऐसा? अच्छा। ओके। क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन लेने के लिए स्पेस कम है, फ्लूइड कम है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो दिक्कत होगी। हम्म। तो इसलिए लाइट एक्सरसाइज रेकमेंडेबल है। इंटेंस ओके। एक्टिविटीज बिल्कुल बड़ा वाला नो है, नहीं तो बच्चे की डेथ हो सकती है। ओके सर, थैंक यू। आइए अगले सवाल की ओर चले। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? जी जी सवाल बोले। सर मेरे को ना ये दिक्कत जैसे कुछ टाइम पहले हुई है कि पहले मैं दूध वगैरह ले लेती थी, लेकिन अब मैं जब भी सर दूध पीती हूँ तो मेरे ना जॉइंट्स में ऐसे लगता है जैसे स्वेलिंग आ गई है, बॉडी में स्वेलिंग आ गई है। और बीच में मुझे, जैसे आपने बीच में एक बार क्लास में बोल रहे थे ना कि हम जितना हार्ड वर्क करते हैं हम उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते, तो मुझे उस टाइम में लगा कि मेरी सच्ची एक्सरसाइज 2 से 3 बार ही है और मेरा कोई भी प्रोटीन वगैरह कुछ इनटेक इतना ज्यादा नहीं है, मैं मिल्क स्टार्ट करती हूँ। तो सर मैंने मिल्क में ना मखाने का पाउडर डाल दिया था। फिर मुझे लगा शायद यहाँ अमूल का दूध पी रही हूँ, मैंने गाय का दूध भी ट्राई किया। पर सर ये मैंने देखा कि जब भी मैंने अब दूध पिया मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। और फिर वो अपने आप 3-4 दिन, मतलब मैं फिर कुछ नहीं कर रही हूँ बट हाँ मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, 3-4 दिन के बाद तो बॉडी में स्वेलिंग तो उतर जाती है। बट अब सर मुझे ऐसा माइंड में बैठ गया है कि शायद मिल्क लेने से मुझे प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए सर। देखिए, वैसे तो दूध लेने से सूजन आना बहुत सामान्य है। क्यों सामान्य है? क्योंकि दूध जो है जब आपका सिस्टम प्रोसेस करता है, हमने बात पहले भी की है, दूध पचने में भारी होता है सुबह से। इसीलिए आप देखो जब कभी यात्रा में जाना होता है तो हम दूध पी के बाहर नहीं निकलते। कभी सुना है कि दूध पी के बाहर निकलने को? हमेशा क्या कहते हैं, दही खा के बाहर जाओ।
तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से वो दूध के समय पे ज्यादा बात बना रहा है। तो या तो आप दूध पीना छोड़ के दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन पे चले जाओ, ये आपके लिए सबसे पहली अच्छी एडवाइस है। हाँ अगर सर, आप मैं तो अब नहीं ले रही सर, वो तो बस मैंने एक बार ही ट्राई किया, हुआ, दोबारा ट्राई किया, उसके बाद से लिया ही नहीं है। नहीं नहीं सिखा लीजिए, आ रहे हो दूसरी बात पे बोल दो। दूसरी चीज ये है कि नहीं मुझे तो दूध पीना ही है, तो फिर क्या करना होगा हमें? तब हमें अपने बीटा ब्लॉकर सेल के सिक्रीशंस को अच्छा करना होगा। तो इसके लिए हमें दो काम करना होगा। एक तो अपनी गैस्ट्रिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा ले जाना होगा, दूसरा हमें अपनी हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा ले जाना होगा। तो अगर आप दूध को पचाना चाहते हैं तो थोड़े समय तक आपको अपनी गैस्ट्रिक और हेपेटिक आर्टरी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है, हो सकता है आपकी आदत कुछ आपने ऐसी बनाई हो, या हो सकता है आप ज्यादा सादा खाना खा रही हो, ज्यादा साफ सुथरा खाना खा रही हो। तो ये जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस है या जो एसिमिलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो कर रही है। तो इस चीज को इम्प्रूव कर देगी तो थोड़े दिन बाद आप दूध पचा सकती हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन किया और ब्लड फ्लो बढ़ाया, और 3 से 5 सेट्स कम से कम किए, और आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी पानी की एक्टिविटी को मेंटेन करना होगा। तो पानी उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छा ही पी रही होंगी। यस सर, जैसा आपने समझाया था तो वैसे ही भी। वेरी गुड। तो अगर आप पानी अच्छा पी रहे हो तो अब बचा जरूरी क्या? सिर्फ आपका थोड़ा सा स्पेसिफिक ब्लड फ्लो। तो स्पेसिफिक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर दीजिए, देखिए चमत्कार हो जाएगा। ज्यादा नहीं, मतलब आप 2 से 3 हफ्ते लगातार स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई को बढ़ाओ, उसके बाद फिर आधा ग्लास दूध लेना, उसमें आधा ग्लास पानी टॉप अप कर लेना और पी लेना, ये पच जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करना है, ये एक्सरसाइज रोकना नहीं है, ये जो पानी टॉप अप करने का प्रोसेस है, हर 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा कम करते जाना, दूध बढ़ाते जाना, पानी कम करते जाना। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा 1 ग्लास दूध पचा जाओगे और थोड़ी बहुत ही सूजन हो जाएगी। ठीक है सर, मतलब मेनली जैसे हमारे लीवर वगैरह की जो हाँ आपने जैसे समझाया था उसी तरीके से अपना वर्कआउट करना है ना। ठीक है सर, थैंक यू सही सर। सही पकड़ी है पूरा। थैंक सर यू। आपको पढ़ाया हुआ है ये सब, थैंक यू सो सर मच सर। अगर सर अगर दूध पचने में हैवी है ये तो बोलते हैं, फिर उसको रात को क्यों आयुर्वेदा में बोला है कि रात को आप थोड़ा वार्म मिल्क पी के सो? वो नलियों में जाता है और उसको ड्राइनेस को कम करता है, सॉरी इंटेस्टाइन में। वो तो ठीक है, लेकिन जब पचने में हैवी है तो फिर उसे क्यों प्रोवाइड किया गया नाइट? संजू जी ये बताइए, जब आप ज्यादा मेहनत करेंगी तभी तो ज्यादा मेहनत वाला खाना चाहिए ना। यस सर। तो रात को आप ज्यादा मेहनत करती हैं, दिन में आप ज्यादा आराम करती हैं। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैं? सर एक्चुअली वो ठीक है, पर दूध रात को चाहिए रहता है, तो वो क्यों? अरे रात को ज्यादा मेहनत करते हैं इसीलिए तो, रात को दूध पचाने के लिए हमारे पास पावर रहती है। दिन में हम आराम करते हैं इसलिए दूध पचाने की पावर नहीं रहती। नहीं समझे? सर रात को तो हम सोते हैं तो रिलैक्स ही करते सर हैं ना। बॉडी अपनी बॉडी फंक्शनिंग करती है थोड़ा सारी, सब बढ़ जाता है फिर body। मतलब रात को चलता है इसलिए सर। हाँ रात को हम ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन में हम ज्यादा आराम करते हैं। तो वर्कआउट है वो रात को ज्यादा है। अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन मैं आज सो रहा था। आज आप लोगों ने सुबह वाली क्लास कैंसिल कर दी थी, तो मैं थोड़ा लंबे समय नहीं तक सर, सोया। उसमें मैंने तो ठीक किया था, मैं तैयारी में भी थी। थे टोटल 5 टिक थे। चलिए खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो फिर मैं आज थोड़ा ज्यादा समय तक सो रहा था, तो आज मैंने ज्यादा मेहनत की, आज ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। मतलब हमारी बॉडी, इंटरनल ऑर्गेन, हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो है वो मेहनत करती है वाइल स्लीपिंग। हाँ जाहिर सी बात है कि जब मेरा शरीर ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा ताकत चाहिए ना। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा शरीर आराम कर रहा है।
रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, मेरा बॉडी काम करता है। तो मतलब वो जो पीना, अगर मिल्क की आदत है तो ओके। सर इसी बात में एक चीज बताइए फिर, जैसे कहते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए, जिससे हमारा वात बढ़ जाता है, तो मम्मी आयुर्वेदा जी, अभी इंग्लिश। 2 दिन पहले ही मैंने ये चीज बताई, 2 दिन में नहीं, हाँ 2 दिन पहले बताई, याद करिए। लास्ट क्लास में डिस्कस किया जब मैं मेडिसिन बता रहा था। हाँ सर, उसमें पर हम ये जैसे अभी हम बात करें कि हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, लेकिन जब हम दिन में अगर जैसे अगर कोई सो रहा है तो वो जो दिन में सो रहा है उस टाइम में बॉडी में वात बढ़ जाता है। खाली तो क्या और भूल गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखो आपकी एनर्जी कम है, दिन में नहीं सोना है। भूल गई आप? सर माइंड से स्किप करके नहीं, ये तो मुझे याद था कि आपने ये तो करा हुआ है कि हमने दिन में सोना नहीं है। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में ताकत कम होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ताकत, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे 2 दिन पहले, अब थर्सडे को। हाँ जी सर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया था ना कि दिन में नहीं सोना है। हाँ जी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंसान की ताकत कम होती है, इसीलिए तो दिन में नहीं सोना था। ठीक है। याद आया ना कि अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है। हाँ जी सर, याद आया सर। तो आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको मैं और प्रेरित कर सकूं ज्यादा पढ़ने के लिए। इसीलिए हर संडे में अपना समय आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, या आप अपना समय लेके आते हैं इस क्लास में, जिससे हम अगर किसी भी साइंस को थोड़ा सा यहाँ सुन लें तो बाद में उसको डिटेल में पढ़ें और वो कॉन्सेप्ट हमें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर एम नहीं है हमारा। यहाँ हमारा एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल साइंस को समझें, अपने बॉडी के काम करने के तरीकों को समझें, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट्स को बेहतर हेल्प करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरे हफ्ते आप मन लगा के पढ़ोगे। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।